जहां एक तरफ ताइवान के नए राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण लेते ही चाइना को एक बड़ा झटका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आखिरकार ईरान का राष्ट्रपति कौन बनने वाला है। कौन है मोहम्मद मोख्बर और भारत के साथ ईरान के संबंध कैसे रहेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के राष्ट्रपति के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर तक अधिकारी पहुंच गए हैं और इस हादसे में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मौत हो चुकी है। ईरानी सरकारी टीवी ने भी कह दिया है कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और जिंदगी के कोई निशान नहीं मिले हैं। वैसे आपको बता दें, ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख पीर होसेन कोलिवान ने कहा है कि बचाव दल हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया है। उन्होंने पहले कहा था कि वे हेलीकॉप्टर को लगभग 2 किलोमीटर से देख चुके हैं। रेड क्रिसेंट ने भी पहले बयान में कहा था कि उसे दुर्घटना स्थल पर हेलीकॉप्टर में सवार लोगों के जीवित होने का कोई निशान नहीं मिला है। ईरानी राष्ट्रपति राइसी और उनके साथ आए अधिकारियों के मारे जाने की आशंका है। आपको बता दें, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी देश के विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को ईरान के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वे 12 घंटे से अधिक समय से लापता हैं और अब रिपोर्ट्स में कहा गया कि हादसे में ईरानी राष्ट्रपति की मौत हो चुकी है। ईरानी एक्सपर्ट के मुताबिक अब उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोख्बर देश के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। ईरानी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में पहला उपराष्ट्रपति अधिकतम 50 दिनों के अवधि के भीतर चुनाव होने तक राष्ट्रपति के कार्यों को संभालेगा। अन्य देशों के विपरीत ईरान का पहला उपराष्ट्रपति एक नियुक्त पद होता है, निर्वाचित नहीं। 1989 में प्रधानमंत्री का पद खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां उपराष्ट्रपति को सौंपी गई थी। ईरान का पहला उपराष्ट्रपति एक नियुक्त पद है, निर्वाचित नहीं, और अब जाकर यहाँ पर माना जा रहा है कि ये आ सकते हैं। ईरान में कई उपराष्ट्रपति होते हैं और वो ज्यादातर कैबिनेट सदस्यों के रूप में काम करते हैं, लेकिन मोख्बर का पद बाकी उपराष्ट्रपतियों में प्रमुख प्रथम पद माना जाता है। राइसी ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद 2021 में मोख्बर को अपना पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया था। संविधान में संशोधन के बाद से वो इस भूमिका में सेवा देने वाले 7वें इंसान हैं। उपराष्ट्रपति पद पर अपनी नियुक्ति से पहले मोख्बर ने 14 सालों तक ईरान के सेताड़ के प्रमुख के रूप में काम किया, जो एक शक्तिशाली आर्थिक समूह है जो ज्यादातर धर्मार्थ कार्यों पर केंद्रित है। कहा जा रहा है कि ये संगठन ईरानी सर्वोच्च नेता के सीधे कंट्रोल में होता है और उसकी कीमत दसियों अरब डॉलर आंकी गई है। मोख्बर की देखरेख में सेताद ने कोविड महामारी के चरम पर ईरान के वैक्सीन कोविरन बेरकाट को विकसित किया था, लेकिन वैक्सीन के प्रभावशीलता पर सवाल उठाए गए थे। इसे प्राप्त करने के बाद लोगों को गंभीर चिकित्सा प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा था, ऐसी भी रिपोर्ट जारी की गई है। अब देखना होगा कि यहाँ पर इनके आने के बाद भारत के साथ इनके संबंध कैसे रहते हैं। अभी अटकलों का बाजार एकदम से गर्म है कि किसने इस हत्या में और इस हत्याकांड में हाथ लगाया है और पैर लगाया है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या सचमुच में यहाँ कुछ हुआ था या ये सारी अफवाहें हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मानना पड़ेगा ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को। इन्होंने 20 मई को अपना पदभार संभाल लिया है और इनकी ताजपोशी ऐसे समय में हुई है जब ताइवान को हड़पने के लिए चीन अब से ज्यादा उत्सुक नजर आ रहा है। चिंग-ते के राष्ट्रपति बनने से चीन बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। बीजिंग की सरकार उन्हें एक अलगाववादी मानती है। ताइवान के नए राष्ट्रपति के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती है। लाई चिंग-ते को देश के अंदर एक उग्र संसद का सामना करने के लिए भी खुद को तैयार करना होगा, जहां विपक्ष उन्हें चुनौती देने के लिए बेताब है। लाई चिंग-ते ने सोमवार को राजधानी ताइपे में स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में शपथ ली, जहां उन्होंने साई इंग-वेन से पदभार ग्रहण किया। साई ने इसके पहले 8 साल तक चीन की धमकियों के बावजूद देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का नेतृत्व किया। लाई खुद पिछले 4 साल से साई इंग-वेन के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। लाई ने 20 मई को अपने उद्घाटन भाषण में चीन से अपनी सैन्य धमकियों को बंद करने का आग्रह किया था।
उन्होंने ताइवान स्ट्रेट के दोनों किनारों पर शांति की मांग की। बीजिंग की कम्युनिस्ट सरकार लोकतांत्रिक ताइवान को अपना क्षेत्र मानती है और खुलकर कहती रहती है कि जरूरत पड़ने पर ताइवान को बल प्रयोग करके नियंत्रण में लाया जाएगा। ताइवान पर चीन की नीति का लाई खुलकर विरोध करते रहे हैं। उन्होंने पूर्व में बीजिंग को बातचीत की पेशकश की और कहा कि केवल ताइवान के लोग ही अपना भविष्य तय कर सकते हैं। बीजिंग ने लाई की पेशकश को खारिज कर दिया था। जनवरी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में लाई की जीत के बाद से ही ताइवान को लगातार चीन की ओर से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने हाल के दिनों में द्वीप के नजदीक नियमित वायुसेना और नौसेना की गतिविधियां बढ़ाई है। चीन किसी भी दूसरे देश द्वारा ताइवान को मान्यता देने का कड़ा विरोध करता है और इसे वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन मानता है। इसके बावजूद 64 साल के लाई शपथ ग्रहण समारोह में जो बाइडेन ने अपने पूर्व अमेरिकी अधिकारी को हिस्सा लेने के लिए भेजा था। इसके अलावे जापान, जर्मनी, कनाडा के सांसद और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना समेत 12 देशों के नेता पहुंचे थे, जो ताइवान के साथ अपने औपचारिक संबंध बनाए हुए हैं। पिछले सप्ताह ही चीन के ताइवान मामलों में कार्यालय ने लाई को ताइवान क्षेत्र का नया नेता बताते हुए कहा था कि उन्हें शांतिपूर्ण विकास या टकराव के बीच स्पष्ट विकल्प को चुनना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इनके राष्ट्रपति बनते ही चाइना ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया और चाइना ने यहाँ पर अमेरिका के कंपनियों के ऊपर एक्शन लिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। चाइना का कहना है कि जापान, अमेरिका ये परेशान कर रहे हैं और हमारे मामलों में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। चाकू की धार है जिस पर ताइवान के नए राष्ट्रपति चल रहे हैं और ये भूमिका उन्हें भारी पड़ सकती है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन है, वहीं दूसरी तरफ एक अजीब सीन देखने को मिला है हाल ही में ताइवान के संसद में भी, जिसने टेंशन में डाल दिया है कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। यहाँ जो विपक्ष है, इस विपक्ष में बड़ी संख्या है चाइना के समर्थक गुट की और ये चीज एक बड़ी टेंशन बनेगी लाई के लिए। हाल में कुछ वीडियो रिलीज हुए थे सोशल मीडिया में, जिसमें देखने को मिला था कि लोग संसद में आपस में मारामारी कर रहे हैं और इस मारामारी के बीच में फाइल लेकर भागने का भी काम हो रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति के लिए उतना भी आसान नहीं रहने वाला है यहाँ पर आगे के शासन को चलाना, पर इनके हिम्मत के और इनके जज्बे की दाद देनी होगी। फिलहाल के लिए तो इन्हें ये देखा जा रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश आ रहे हैं। वैसे कितने लंबे समय तक ये परिस्थितियों को संभाल पाएंगे, इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ताइवान में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के बीच विलियम लाई को सफलता मिलेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे, अमेरिका ने अपने अधिकारी को भेजा है, ये भेजकर ये साबित कर रहे हैं कि हम अभी भी ताइवान के साथ हैं और हम ताइवान के साथ इस वक्त खड़े दिख रहे हैं। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।